चलिए भाई स्टूडेंट, एक बार फिर सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और मैं हूं अमन शर्मा और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बड़े जोश के साथ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहले एक बार सभी स्टूडेंट ने कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है भाई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक रहेगा आपका मूड। टेंस हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट और इसके मैंने 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के दिए थे। मतलब पीडीएफ वगैरह नहीं, पीडीएफ डाल दिया आपने? पीडीएफ डाल दिया, हाँ पीडीएफ डाल दे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो भाई। जो भी छोटी छोटी बातें हैं सबको पता ही है। और 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे, मुश्किल क्वेश्चन थे नहीं वो। चलिए भाई स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलिए टॉपिक का नाम लिखिए मूड। कौन सा टॉपिक है? मूड। मूड मूड देखिए भाई, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मूड क्या होता है? मूड क्या होता है यार? क्या हो गया? व्हाट इज गोइंग ऑन? चलिए, तो कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि मूड क्या होता है? एनीवन? जो भी अपना ऑफलाइन स्टूडेंट है एक बार मुझे ये बताओ कि मूड क्या होता है। पढ़ा आपने कभी किसी ने मूड? नाम भूल गया मैं। अभिषेक, बताना अभिषेक मूड क्या होता है? करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले ध्यान में रखना स्टूडेंट की मूड होता है बेटा वर्ब की फॉर्म। इट इज ए वर्ब फॉर्म। इट इज ए वर्ब फॉर्म। सबसे पहले ध्यान में रखनी है, इट इज ए वर्ब फॉर्म। मूड एक वर्ब की फॉर्म होती है। क्या काम करती है? विच रेफर्स या विच एक्सप्रेस which expresses the intention of the speaker. The intention of the speaker. Of the speaker. That we called mood. तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों ने ध्यान रखना है कि बेटा मूड होता है वर्ब की फॉर्म। किसकी फॉर्म होता है? वर्ब की फॉर्म होता है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि मूड किसकी फॉर्म होता है? वर्ब की फॉर्म। क्या काम करता है? स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करता है। किसको रेफर करता है बेटा? ये स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमने बेटा टेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? हमने टेंस में पढ़ा था वर्ब की फॉर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? हमें टेंस में पढ़ा था वर्ब की फॉर्म के बारे में। पढ़ा था नहीं? क्या पढ़ा था बेटा टेंस में वर्ब की फॉर्म के बारे में? कि जो बेटा टेंस होता है, जो हमारा टेंस होता है, टेंस भी हमारा किसकी फॉर्म होता है? टेंस हमारा किसकी फॉर्म होता है बेटा? टेंस भी हमारा वर्ब की फॉर्म होता है। होता कि नहीं होता है? और जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे बेटा मूड, मूड भी आपका किसका फॉर्म है बेटा? वर्ब का फॉर्म होता है। लेकिन आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना बेटा, वॉइस। जो तुम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ते हो नहीं, वॉइस, तो वॉइस भी तुम्हारा किसकी फॉर्म होता है? वर्ब की फॉर्म होता है। मैंने क्या बताया? टेंस भी किसकी फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है। मूड भी किसकी फॉर्म है? वर्ब की फॉर्म है। और जो तुम वॉइस पढ़ते हो, वॉइस भी किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की फॉर्म होती है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट ने ध्यान में रखना है कि टेंस भी वर्ब की फॉर्म होता है, मूड भी वर्ब की फॉर्म होता है, और वॉइस भी किसकी फॉर्म होता है? वर्ब की फॉर्म होता है। लेकिन जो इसका फंक्शन होता है, क्या होता है? लेकिन जो इसका फंक्शन होता है अलग अलग। फंक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे होता है स्टूडेंट? देखना, टेंस वो वर्ब की फॉर्म होता है,
टेंस वो वर्ब की फॉर्म होता है जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करता है। किसको रेफर करता है स्टूडेंट? टाइम के पॉइंट्स को। पढ़ाए थे टेंस के अंदर, अभी हमें टेंस कंप्लीट किया तो अभी यही बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट्स को स्पेसिफाई करती है। याद है क्या? तो टेंस भी किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की फॉर्म। क्या काम करती है? टाइम के पॉइंट्स को स्पेसिफाई करती है। और जो मूड होता है, मूड भी हमारा किसकी फॉर्म होता है? मूड भी होता है हमारा वर्ब की फॉर्म होता है। लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करता है। किसको रेफर करता है? ये स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करता है। द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर। ये स्पीकर के इंटेंशंस को क्या करता है? रेफर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मूड। ठीक है। वॉइस भी तुम्हारा वर्ब की फॉर्म होता है। वॉइस क्या काम करता है? वॉइस काम करता है कि उस सेंटेंस में उस वर्ब का वो डूअर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन है, या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन है, या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन है, या फिर रिसीवर ऑफ द एक्शन है, दैट वी कॉल्ड वॉइस। एक बार फिर मेरी सभी बात हो गई, एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं। टेंस भी किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की। मूड भी किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की। और वॉइस भी किसकी फॉर्म होती है? वर्ब की। लेकिन तीनों के फंक्शन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। टेंस वो वर्ब की फॉर्म होती है जिसका हम यूज करते हैं टाइम के पॉइंट्स के लिए। ठीक है। मूड वो वर्ब की फॉर्म होती है जिसका हम यूज करते हैं स्पीकर के इंटेंशन के लिए। और वॉइस वो वर्ब की फॉर्म होती है जो ये बताती है कि उस सेंटेंस में वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मतलब उसने एक्शन को परफॉर्म किया है या उसने एक्शन को रिसीव किया है। अगर उसने एक्शन को परफॉर्म किया है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। अगर वहां पर एक्शन ने उसको रिसीव किया है तो उसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि टेंस भी हमारा वर्ब की फॉर्म होता है, मूड भी आपका वर्ब की फॉर्म होता है, और वॉइस भी तुम्हारा वर्ब की फॉर्म होता है। इतना बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर यहां तक सब कुछ? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना बेटा, वो रहेगा टाइप्स ऑफ मूड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना, वो रहेगा टाइप्स ऑफ मूड। टाइप्स ऑफ मूड। जो मूड होता है बेटा, मूड कितने प्रकार का होता है? मूड के अपने टाइप्स कितने होते हैं? तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो रहेगा अपना टाइप्स ऑफ मूड की। जो मूड होता है बेटा, मूड कितने प्रकार का होता है? कोई बच्चा बताएगा कि मूड कितने प्रकार का होता है? एनीवन? चलिए नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। सबसे पहले जो हम मूड पढ़ेंगे बेटा, जो अपना फर्स्ट टाइप रहने वाला है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटिव मूड। क्या बोलेंगे? जो फर्स्ट टाइप रहने वाला अपना, इसको हम बोलते हैं बेटा इंडिकेटिव मूड। क्या बोलेंगे? इंडिकेटिव मूड। कहां लिखे भाई? नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे। चलिए तो पहला जो टाइप रहेगा बेटा मूड में, पहला जो टाइप रहेगा, फर्स्ट टाइप जो रहेगा अपना बेटा वो रहेगा आपका इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड। कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि इंडिकेटिव मूड क्या होता है? क्या होता है इंडिकेटिव मूड? एनीवन? क्या होता है बेटा इंडिकेटिव मूड? नहीं, जो इंडिकेटिव मूड होता है बेटा, याद रखना है, इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, इट एक्सप्रेसेस facts, opinions, facts, opinions and questions। जो आपके फैक्ट्स को, ओपिनियन को और क्वेश्चंस को रेफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम इंडिकेटिव मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव मूड। जो आपके फैक्ट्स होते हैं, जो आपके ओपिनियंस होते हैं और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव मूड। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने बेटा? एक बार फिर, जो आपके इंडिकेटिव मूड्स होते हैं बेटा, ये किसको रेफर करते हैं बेटा? फैक्ट्स को, ओपिनियन को और क्वेश्चंस को। देखो बेटा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू।
एग्जाम्पल्स के थ्रू बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, एक सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस ये है बेटा, कमल lives in हिसार। जैसे मान लो बेटा कि किसी ने पूछा भाई कि किसी बच्चे को बहुत दिन हो गए भाई गांव में देखे हुए, और किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई आजकल कमल दिखाई दे नहीं रहा, कि आजकल कमल कहाँ पर है। उसके पिताजी से पूछ लिया। किसे पूछ लिया? कमल के पिताजी से। किसी व्यक्ति ने कमल के पिताजी से पूछ लिया कि कमल को देखे हुए बहुत दिन हो गए, कमल कहाँ पर है। तो उसके पिता ने आंसर दिया कि कमल लिव्स इन हिसार, कि कमल कहाँ रहता है? हिसार में रहता है। अगर कमल हिसार में रहता है तो ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या है बेटा? आप बोलो सर ये लिखा गया स्टेटमेंट एक फैक्ट है। क्या है बेटा? ये फैक्ट है कि नहीं? बोलो, ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? फैक्ट है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बेटा हम ऐसे लिखे, मैंने एक 20 सेंटेंस लिखा, जब सामने वाला ये भी पूछ रहा है कि अगर कमल हिसार में रहता है तो हिसार में करता क्या है। अगर हिसार में कमल रहता तो कर क्या रहा है हिसार में। तो उसके पिताजी ने आंसर दिया कि कमल वर्क्स हार्ड। कमल वर्क्स हार्ड देयर, कि वहां पर कमल क्या करता है बेटा? मेहनत करता है। अगर कमल वहां पर मेहनत करता है तो ये लिखा गया स्टेटमेंट का ओपिनियन नहीं हो सकता। क्या ये ओपिनियन नहीं हो सकता? बोलो। अब जैसे मान लो कि चल ये तो बेटा फैक्ट हो गया कि कमल हिसार में रहता है। अब उसके पिताजी कैमरे साथ में लेकर तो नहीं घूम रहे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कि या नहीं पढ़ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को लेके उसके पिताजी का ये ओपिनियन हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पिता ने तो उसको वहां पर हिसार किस लिए भेजा हो गया होगा? पढ़ने के लिए। किसके लिए भेजा गया होगा? पढ़ने के लिए। क्या पता भाई वो किसी पार्क में इलू इलू कर रहा हो। भाई बात समझ में आएगी नहीं आई? तो क्या ये लिखा गया स्टेटमेंट ओपिनियन नहीं हो सकता? तो कमल लिव्स इन हिसार बेटा क्या है? ये फैक्ट है। अब जो ये सेकंड सेंटेंस है बेटा, कमल वर्क्स हार्ड देयर, कि कमल वहां पर क्या करता है? मेहनत करता है। ये उस पर्सन का या उस पिता का अपने बेटे को लेके क्या है? ओपिनियन है। लेकिन अगर कोई रूममेट बोले उस कमल के बारे में तो फिर ये ओपिनियन ही क्या हो जाएगा? फैक्ट हो जाएगा। कि जैसे मान लो कि तुम इसके रूममेट हो, मैं इसके बारे में पूछूं कि बेटा आजकल ये लड़का क्या करता है, आपने बोल देख सर आजकल ये मेहनत करता है, क्योंकि 2-4 महीने 6 महीने बाद ये इसका एग्जाम है ना। आपने बोल दे सर ये मेहनत करता है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट आपका फैक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन आप देखो इतनी दूर यहां पर बैठे हो, बैठे हो नहीं बैठे हो? अपने घर परिवार को छोड़ के आप लोग बैठे हो नहीं बैठे हो? आपके पिताजी से कोई व्यक्ति बोल दे कि आजकल बेटा कमल कहां पर है, उसने बोल दिया हिसार में है कमल, फैक्ट हो गया। पूछा कि कमल वहां पर हिसार में करता है क्या है, आपके पिताजी ने बोल दिया कि कमल वहां पर मेहनत करता है। क्या पता भाई सारा दिन फोन में लगे रहे, उसके पिताजी थोड़े देखने के लिए आ रहे हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बेटा क्या है? ये क्या है? किसी पर्सन का ये ओपिनियन है किसी व्यक्ति को लेके। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। लेकिन जब इस सेंटेंस को बेटा ऐसे लिखेंगे, डज कमल वर्क हार्ड देयर, क्या वहां पर कमल मेहनत करता है? तो ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? बोलिए बोलिए। ये लिखा गया स्टेटमेंट बेटा एक क्वेश्चन है। तो क्या समझ में आया? जो आपके इंडिकेटिव मूड्स होते हैं, कौन से मूड होते हैं बेटा? इंडिकेटिव मूड होते हैं। ये फैक्ट्स को, ओपिनियन को और क्वेश्चंस को रेफर करते हैं। ठीक है नहीं? किसको रेफर करते हैं? फैक्ट्स को, ओपिनियन को और क्वेश्चंस को रेफर करते हैं। दूसरा पॉइंट, जो तुम्हारे इंडिकेटिव मूड्स होते हैं बेटा, इनको हमेशा ही सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। मतलब जो भी तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो, जो भी तुम टेंसेस पढ़ते हो, जो भी तुम नाउन पढ़ते हो, या फिर तुम प्रोनाउन पढ़ते हो, या तुम वर्ब पढ़ते हो, ये सारे के सारे तुम्हारे बेटा इंडिकेटिव मूड होते हैं। क्यों होते हैं इंडिकेटिव मूड? क्योंकि बेटा वहां पर हम सेंटेंसेस को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लिखते नहीं लिखते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब वहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है।
है ना। टेंसेस में हमें चीज़ें टेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखनी पड़ती है, वर्ब में हमें चीज़ें वर्ब के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है ना। और नाउन प्रोनाउन में हमें चीज़ें सब्जेक्ट और टेंस या सॉरी वर्ब के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है नहीं लिखना पड़ता। तो जो भी तुम टेंस पढ़ते हो, जो भी तुम नाउन पढ़ते हो, प्रोनाउन पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो, वर्ब पढ़ते हो, ये सारे के सारे तुम्हारे कैसे मूड होते हैं? इंडिकेटिव मूड होते हैं। कैसे मूड होते हैं? इंडिकेटिव मूड। क्योंकि इंडिकेटिव मूड वो मूड होते हैं जहां पर हम चीजों को सब्जेक्ट और उसके टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसको हम बोलेंगे बेटा इंडिकेटिव मूड। क्या बोलेंगे? इंडिकेटिव मूड। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब बढ़ते हैं हम बेटा सेकंड टाइप की तरफ। पहला टाइप सबको क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं बेटा इसके सेकंड टाइप की तरफ। जो इसका सेकंड टाइप होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव मूड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम इंपेरेटिव मूड बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इंपेरेटिव मूड क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इंपेरेटिव मूड क्या होता है? क्या होता है इंपेरेटिव मूड? याद रखना बेटा, इंपेरेटिव मूड होता है इट expresses indirect it expresses direct order, advice, request, demand, और विश। जो तुम्हारे इंपेरेटिव मूड होते हैं ये तुम्हारे क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रेयर, डिमांड। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो तुम्हारे इंपेरेटिव मूड होते हैं ये होते हैं तुम्हारे क्या? ये होते हैं आपके डायरेक्ट। मैं पहले बोल रहा हूं यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड ये डायरेक्ट है। कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है? डायरेक्ट। ये तुम्हारे डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट? एग्जांपल से समझना। हम एक सेंटेंस लिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को बोले बेटा कि वर्क केयरफुली, वर्क केयरफुली हेयर, वर्क केयरफुली हेयर, ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या बेटा? ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है? अगर कोई व्यक्ति बोले कि बेटा वर्क केयरफुली हेयर, ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? एडवाइस है। कोई व्यक्ति किसी को एडवाइस कर रहा है, ये लिखा गया स्टेटमेंट बेटा एडवाइस हो गया। क्या हो गया बेटा? ये लिखा गया स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? एडवाइस हो गया, है ना। अगर इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखे, प्लीज हेल्प दिस ओल्ड मैन, प्लीज हेल्प दिस ओल्ड मैन, कि इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करो, तो ये लिखा गया स्टेटमेंट क्या है बेटा? आप बोलोगे सर लिखा गया स्टेटमेंट एक रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट। और उसमें एक वर्ड यूज किया बेटा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये होता है बेटा कि जो तुम्हारे इंपेरेटिव मूड होते हैं इनमें कभी भी सब्जेक्ट को लिखा और बोला नहीं जाता। जब आप कभी भी किसी को एडवाइस करते हो, ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो या विश करते हो, जिसके बारे में तुम्हें ये सारी चीजें या फिर ये सारी बातें किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हो, तो इनके लिए जो सब्जेक्ट होता है बेटा, वो सब्जेक्ट हमेशा ही कौन होता है? सेकंड पर्सन। कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है। और वो कभी भी सेंटेंस में लिखा और बोला नहीं जाता। जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हो, इंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है? आप किसी के बारे में, किसी को ऑर्डर कर रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आप कभी भी किसी के बारे में इंस्ट्रक्ट करते हो तो वो हमेशा ही आपका कैसा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन कभी भी सेंटेंस में लिखा और बोला नहीं जाता। आप किसी को बोल रहे हो कि वर्क केयरफुली हेयर, तो आप ये बात किसको बोल रहे हो? सेकंड पर्सन को बोल रहे हो। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। कौन होता है? यू। तो ये लिखा गया स्टेटमेंट, ये लिखा गया इंस्ट्रक्शंस क्या है? एडवाइस है। अगर आप किसी को बोल रहे कि प्लीज हेल्प दिस ओल्ड मैन, तो ये लिखा गया इंस्ट्रक्शंस क्या है?
रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे नहीं ऐसे बोलो बेटा, स्विच द टीवी ऑफ नाउ, तो स्विच द टीवी ऑफ नाउ क्या है बेटा, लिखा गया स्टेटमेंट क्या है बेटा, ऑर्डर है, इट इज एन ऑर्डर। ये तो हमें सारी बातें इंपैरेटिव सेंटेंस में पढ़ी थी, याद है क्या? इंपैरेटिव सेंटेंस और इंपैरेटिव मूड बात एक ही है। बस इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो तुम्हारे इंपैरेटिव मूड होते हैं ये होते हैं बेटा तुम्हारे डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इनमें कभी भी सब्जेक्ट को लिखा और बोला नहीं जाता। और जो तुम्हारे इंपैरेटिव मूड हो या इंपैरेटिव सेंटेंस हो, ये हमेशा ही कहां से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। कहां से स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। सेकंड टाइप सबको समझ में आया भाई? चलिए अब आते हैं इसके थर्ड टाइप की तरफ। जो आपका थर्ड टाइप होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मूड। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। एक बार फिर क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं, सब्जेक्टिव मूड। अब जो आपका सब्जेक्टिव मूड होता है बेटा, ये कितने प्रकार का होता है, ध्यान में रखना बेटा। जो सब्जेक्टिव मूड होता है ये होता है बेटा दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है बेटा? सब्जेक्टिव मूड दो प्रकार का होता है। जो पहला होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। क्या बोलते हैं इसको? हम बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो जो तुम्हारा सब्जेक्टिव मूड होता है ना बेटा, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? सब्जेक्टिव मूड होता है बेटा दो प्रकार का। सब्जेक्टिव मूड बेटा अपना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है बेटा तुम्हारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कोई बच्चा मुझे, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? नहीं पता। जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है बेटा, ये रेफर करता है, इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी necessities, requirements और indirect order, advice, request, demand, wishes। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, वो कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है? यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला बेटा इनडायरेक्ट। कौन सा वर्ड रहने वाला है? इनडायरेक्ट। जो तुम्हारे इंपैरेटिव मूड होते हैं, कौन से मूड होते हैं बेटा? जो आपके इंपैरेटिव मूड होते हैं ये होते हैं बेटा तुम्हारे डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। और जो तुम्हारे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होते हैं, कौन से मूड होते हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होते हैं, ये होते हैं बेटा इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। एक बार फिर, सब्जेक्टिव मूड दो प्रकार के होते हैं और पहला जो टाइप है बेटा ये रहेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? ये नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट और इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को रेफर करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं। इतना बताओ, ये बात समझ में आई? इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप है बेटा मूड का, जो अपना सेकंड टाइप है मूड का, ये होता है बेटा आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड। कौन सा मूड होता है? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पास्ट सब्जेक्टिव मूड। कोई मुझे पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में बताएगा कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? ध्यान रखना स्टूडेंट, जो तुम्हारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है ये इमेजिनेशन, किसका रेफर करेगा? इमेजिनेशन। It expresses imaginations, unrealities
एंड इम्प्रोबेबिलिटीज एंड उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, उसको हम बोलते हैं बेटा पास्ट ऑब्जेक्टिव मूड। जो पास्ट ऑब्जेक्टिव मूड होता है ये इमेजिनेशंस को, अनरियलिटीज को और इम्प्रोबेबिलिटीज को रेफर करता है। मतलब इमेजिनेशन का मतलब होता है बेटा जो अपने इमेजिन में है। इमेजिन का मतलब बेटा जो फैक्ट है, मतलब रियल में नहीं है। वहां पर लिख रखा है बेटा, वहां पर अनरियलिटीज। रियलिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, वास्तविकता। और अनरियलिटीज का मतलब क्या होता है, अनरियलिटीज का मतलब होता है अवास्तविकता, है ना। और वहां पर लिख रखा बेटा इम्प्रोबेबिलिटीज। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी सिचुएशन जो प्रोबेबल हो। क्या हो, प्रोबेबल हो। प्रोबेबल का मतलब होता है लाइकली, जो हो सकती हैं। लेकिन इम्प्रोबेबिलिटी या इम्प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पास्ट ऑब्जेक्टिव मूड हमेशा एक्सप्रेस करता है इमेजिनेशंस को, अनरियलिटीज को, इम्प्रोबेबिलिटीज को। और जो तुम्हारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, जो आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, ये हमेशा ही रेफर करता है, एक्सप्रेस करता है नेसेसिटीज को, रिक्वायरमेंट्स को, इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट को। इंपैरेटिव मूड बेटा हमेशा डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट को रेफर करेगा, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट को रेफर करेगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना। यहां तक बताओ भाई, सारी चीजें क्लियर है। मूड क्या होता है, वर्ब की फॉर्म। क्या काम करता है, स्पीकर के इंटेंशंस को रेफर करता है। टेंस भी वर्ब की फॉर्म होता है, मूड भी वर्ब की फॉर्म होता है, और वॉइस भी वर्ब की फॉर्म होता है। लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, है ना। इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। टेंस वो वर्ब की फॉर्म होता है जो टाइम के पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मूड वो वर्ब की फॉर्म होता है जिसका हम यूज करते हैं बेटा स्पीकर के इंटेंशंस के लिए। और वॉइस वो वर्ब की फॉर्म होता है जो ये बताता है कि उस सेंटेंस में उस वर्ब का वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। मतलब उसने एक्शन को परफॉर्म किया है, उसने एक्शन को रिसीव किया है। बात समझ में आई कि नहीं। मूड कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का। सबसे पहले हमें डिस्कस किया इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या होता है बेटा, जो फैक्ट्स को, ओपिनियंस को और क्वेश्चंस को रेफर करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा इंडिकेटिव मूड। और इस बात को कभी भूलना नहीं है, जो इंडिकेटिव मूड्स होते हैं, इंडिकेटिव मूड्स में हमेशा चीजें सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ती है। जो भी तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो, जो भी तुम टेंसेस पढ़ते हो, जो भी तुम नाउन प्रोनाउन पढ़ते हो, ये बेटा तुम्हारे इंडिकेटिव मूड्स होते हैं। सेकंड हमें डिस्कस किया बेटा आपका इंपेरेटिव मूड। इंपेरेटिव मूड क्या होता है बेटा, जो इंपेरेटिव मूड्स होता है, जो इंपेरेटिव मूड्स होता है, ये डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट को रेफर करता है। बात समझ में आई। और डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस का मतलब होता है बेटा कि इसमें हम कभी भी सब्जेक्ट को लिखते और बोलते नहीं है। लास्ट हमें डिस्कस किया बेटा सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड 2 प्रकार का होता है बेटा, एक होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, एक होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है बेटा, ये नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट और इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट को रेफर करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और जो हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है बेटा, ये इमेजिनेशन, अनरियलिटीज और इम्प्रोबेबिलिटीज को रेफर करता है। इमेजिनेशन का मतलब होता है बेटा जो अपने दिमाग में है, बस रियल में नहीं है, दिमाग में। दिमाग में तो कुछ भी सोच लो, आंख बंद के सोचा कि मेरे यहाँ 3 स्टार यहाँ 3 स्टार यहाँ, सोचने में क्या लग रहा है। मतलब ऐसी कोई चीजें जो इमेजिनेशन में है। बात समझ में आएगी नहीं। जो रियल नहीं क्या है, अनरियल है। जो फैक्ट नहीं, जो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट है। जो कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट है, जो प्रोबेबल नहीं, जो लाइकली नहीं, जो इम्प्रोबेबल है। बात समझ में आएगी नहीं। उस प्रकार की सिचुएशन है, उस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं भाई पास्ट सब्जेक्टिव मूड। यहां तक बताओ भाई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। ये सारी बातें मैंने एक बार फिर रिकॉल करवा दी। और शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत हम कहां से करेंगे, शुरुआत हम करेंगे स्टूडेंट आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से। तो जो हमारा खेला स्टार्ट होगा आज ही क्लास का, वो स्टार्ट होगा बेटा आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से हमारे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लास्ट पॉइंट बेटा, आपके नरेशन में भी आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, जब वो क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो 90% स्टूडेंट वहां पर फेल हो जाते हैं। किसी ने कहीं से भी कैसे भी कोचिंग ली हो, जब वो पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं और एग्जामिनर ने अच्छा क्वेश्चन सेट करना चाहेगा, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि स्टूडेंट वहां पर क्या हो जाएगा, फेल। कैसे फेल होगा आज की क्लास में देखना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे बेटा,
पहला जो पॉइंट रहेगा बेटा वो रहेगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन सा रहेगा बेटा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो खेला बेटा हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बेटा आपके लिए। पहला सेंटेंस आपके लिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन asked his son, the man asked his son that he dash there by bus। और पहला ऑप्शन है बेटा आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें गो, सेकेंड ऑप्शन की बात करें बेटा गोज, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें बेटा गोन, और लास्ट ऑप्शन की बात करें बेटा हम, जो डी ऑप्शन रहने वाला है वो है बेटा वेंट। इसके साथ बेटा एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ समझेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ समझेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा देखना, सेकंड क्वेश्चन है, द मैन asked his son, the man asked his son if he dash there by bus। चलिए भाई, दो क्वेश्चंस लिखे बेटा और इनके लिए ऑप्शन सेम है। दो क्वेश्चंस लिखे मैंने आपके लिए, लेकिन ऑप्शन सेम है आपके लिए। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन सेम है और क्वेश्चन का आंसर बताओ। द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही डैश देयर बाय बस, और द मैन आस्क्ड हिज सन इफ ही डैश देयर बाय बस। अगर मैं बात करूं बेटा इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस की, तो पहला डिफरेंस ये है बेटा कि इन दोनों डिफरेंस में सिर्फ कंजंक्शन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? कंजंक्शन का। कंजंक्शन का डिफरेंस है। चलिए एक बात बताओ बेटा, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं आपके साथ, इफ कंजंक्शन का हम यूज कब करते हैं? इफ कंजंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब ये लिखा गया स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन रहा हो, है ना। अगर ये स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन रहा हो तब हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। नरेशन में पढ़ा होगा आपने कि सेट टू को हम चेंज करते हैं आस्क में, सेट टू को किस में चेंज करते हैं? आस्क में। और हम वहां पर कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं? इफ या फिर वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं? इफ या फिर वेदर। तो आपको ये समझ में आएगा कि बेटा ये जो लिखा गया जो स्टेटमेंट है नहीं, ये पहले क्वेश्चन रहा होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि इन दोनों सेंटेंस में एक वर्ब यूज कर रखी है आस्क। कौन सी वर्ब यूज कर रखी है? आस्क। अब कोई मुझे आस्क का मीनिंग बताएगा कि आस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन ऑफ आस्क? आस्क का मतलब क्या होता है? आस्क का मतलब क्या होता है एक बार मुझे बताइए। कोई आप में से मुझे आस्क का मीनिंग बताएगा? एक तो वही मीनिंग होता है जो सबको पता होता है, जैसे अभी स्टूडेंट ने बताया कि एक तो इसका मतलब होता है सर इंटरोगेट करना। क्या करना? इंटरोगेट करना। एक तो आस्क का मतलब होता है बेटा इंटरोगेट करना, और एक आस्क का मतलब क्या होता है बेटा? एक आस्क का मतलब होता है अर्ज करना। क्या करना बेटा? अर्ज करना। अर्ज का मतलब होता है बेटा किसी को कुछ कहना, और एक इसका मतलब होता है बेटा रिक्वेस्ट करना। क्या करना बेटा? रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना। ये सब किसके मतलब होते हैं बेटा? ये सब मतलब होते हैं बेटा आस्क के। आस्क के दो मतलब होते हैं। एक तो आस्क का मतलब होता है बेटा क्या करना? एक तो आस्क का मतलब होता है बेटा इंटरोगेट करना, और एक आस्क का मतलब होता है बेटा अर्ज करना है, रिक्वेस्ट करना। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं बेटा, सेकंड सेंटेंस की, सेकंड सेंटेंस में आस्क का मतलब क्या होगा बेटा? रिक्वेस्ट करना होगा या इंटरोगेट करना होगा? मतलब रिक्वेस्ट करने का मतलब है यहां पर अर्ज करना या ऑर्डर करना या रिक्वेस्ट करना होगा या इंटरोगेट करना होगा? इंटरोगेट करना होगा, क्योंकि ये बेटा पहले जो सेंटेंस लिखा होगा पहले एक क्वेश्चन रहा होगा, होगा नहीं होगा? और हमने इस सेंटेंस को डायरेक्ट से किस में चेंज किया है? इनडायरेक्ट में चेंज किया है। क्या कहानी होगी भाई? 1 मिनट।
तो हमने सेंटेंस को डायरेक्ट से किस में चेंज किया है, इनडायरेक्ट में। जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेट टू किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। और कंजंक्शन की जगह पर हम क्या यूज करते हैं बेटा, इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर रहते हैं, तो कुल मिला के बात यह है कि बेटा जो लिखा गया जो स्टेटमेंट है नहीं, ये लिखा गया स्टेटमेंट बेटा एक क्वेश्चन है। क्या ये लिखा गया स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। अगर लिखा गया स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है तो इसको तो तुम वैसे ही चेंज करोगे जैसे तुम टेंस में चेंज करते आए हो। कैसे चेंज करोगे, द मैन आस्क्ड हिज सन, ये हमारी मेन क्लोज हुई। और मेन क्लोज किस में है बेटा, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, पास्ट में है। अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज को भी बेटा किस में लिखेंगे, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज को भी बेटा हम किस में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, पास्ट में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज को भी किस में लिखेंगे, पास्ट में। तो वहां तो आंसर आएगा वेंट। अब यहां पर आते हैं, यहां पर हमें बेटा इफ नहीं, हमने यहां पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया है। किस कंजंक्शन का प्रयोग किया बेटा, दैट का। अब इधर इस बात को सुनना, दैट कंजंक्शन का यूज किया है। दैट कंजंक्शन का हम यूज करते हैं बेटा किस सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में। याद है क्या, सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं और कॉमास की जगह पर हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं बेटा, दैट। कौन से सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में। जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। अब यहां पर आओ, अब इस सेंटेंस में क्या इस आस्क का मतलब इंटरोगेट करना हो सकता है, नहीं। यहां पर आस्क का मतलब इंटरोगेट करना इसलिए था क्योंकि बेटा यहां पर क्या लिखा था, इफ। क्या लिखा था, इफ लिखा था। अब जो स्टेटमेंट पहले लिखा गया होगा, ये पहले स्टेटमेंट क्या रहा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा, जिसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके सेट टू किसमें चेंज किया, आस्क में। और कंजंक्शन की जगह पर, कॉमा की जगह पर क्या लिखा बेटा, इफ। ये तो रहा क्वेश्चन। यहां पर इसलिए आस्क का मतलब बेटा इंटरोगेट करना। अगर यहां पर आस्क का मतलब इंटरोगेट करना है तो इसको तो हम वैसे ही चेंज करेंगे जैसे हम टेंस में चेंज करते हैं। मैन क्लोज है पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज को भी किस में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, द मैन आस्क्ड हिज सन दैट ही डैश देयर बाय बस। ये लिखा गया सेंटेंस या लिखा गया स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट छोड़िए, पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर जो आस्क वर्ब लिखे, इस आस्क का मतलब क्या है, इंटरोगेट करना है या अर्ज करना है, अर्ज करना है। अर्ज का मतलब आप इसको क्या मान सकते हो बेटा, ऑर्डर मान सकते हो, रिक्वेस्ट तो नहीं मान सकते। नहीं, मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। हम इस आस्क का मतलब मान सकते हैं बेटा टू अर्ज करना। क्या करना बेटा, अर्ज करना। या फिर क्या करना बेटा, टू ऑर्डर करना, कि जो मैन अपने बेटे को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। अगर इस आस्क का मतलब अर्ज करना है या ऑर्डर करना है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि लिखा गया स्टेटमेंट में जो ये ऑर्डर है, ये कैसा ऑर्डर है बेटा, डायरेक्ट ऑर्डर है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है। डायरेक्ट ऑर्डर इनडायरेक्ट ऑर्डर में देखो मैं एक बार बता देता हूं डिफरेंस। इनडायरेक्ट ऑर्डर वो होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट सॉरी सबसे पहले मैं डायरेक्ट की बात करूंगा। डायरेक्ट ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं बेटा जिसमें कभी भी सब्जेक्ट को लिखा और बोला नहीं जाता। एक बार फिर बता देता हूं, जो तुम्हारे डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट होते हैं बेटा, उसमें कभी भी सब्जेक्ट को लिखा और बोला नहीं जाता। अब यहां पर देखो बेटा, एक बार फिर आपसे पूछता हूं, ये लिखा गया ऑर्डर या लिखा गया अर्ज क्या है बेटा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ बेटा, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, बोलो, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। अगर इस आस्क वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा है और आस्क का मतलब है ऑर्डर करना, तो एक कैसा ऑर्डर हुआ, डायरेक्ट ऑर्डर हुआ, इनडायरेक्ट ऑर्डर हुआ, बोलो, डायरेक्ट ऑर्डर हुआ या इनडायरेक्ट ऑर्डर हुआ। डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस वो होते हैं बेटा जिसमें सब्जेक्ट को लिखते और बोलते नहीं है। और आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर आस्क से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर इस आस्क से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आस्क का मतलब ऑर्डर करना है, तो एक कैसा ऑर्डर हुआ, डायरेक्ट ऑर्डर हुआ, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगर ये इनडायरेक्ट ऑर्डर हुआ, अगर ये इनडायरेक्ट ऑर्डर हुआ, तो जो तुम्हारे इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस और रिक्वेस्ट होते हैं उसको कौन रेफर करता है, कौन रेफर करता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन रेफर करता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट, जो तुम्हारे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होते हैं बेटा, वो होते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। कैसे फॉर्म होते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म होते हैं। इनका कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है। जो तुम्हारे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होते हैं, कौन से मूड होते हैं बेटा, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होते हैं, ये होते हैं बेटा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की कैसी फॉर्म होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, ये वर्ब की कैसी फॉर्म होते हैं बेटा,
बेस फॉर्म होते हैं। बेस फॉर्म का मतलब ये वर्ब की कैसी फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म होते हैं। जो तुम्हारे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होते हैं बेटा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जो तुम्हारे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड होते हैं, एक बार फिर बोल रहा हूं, ये तुम्हारे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं। इनका कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अब यहां पर आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, हमें यहां पर कौन सी वर्ब यूज की है, गो। गो की बेस फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है। डू की बेस फॉर्म, हैव की बेस फॉर्म, पुट की बेस फॉर्म, बी की बेस फॉर्म। तो गो की बेस फॉर्म क्या होगी बेटा, गो होगी। अगर गो की बेस फॉर्म गो होगी तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा बेटा, तो हमें यहां पर क्या लिखना चाहिए। जब आपके पेपर में क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा यहां पर गो लिखेगा नहीं, क्योंकि उसको ये लगेगा सर ही लिखा हुआ है, ही के अकॉर्डिंग तो कभी गो आता ही नहीं है। तो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ये टेंस नहीं है, ये टेंस है नहीं है, ये है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बेटा, वर्ब की बेस फॉर्म, जिसका कभी भी सब्जेक्ट का नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो हमें यहां पर गो ही लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा वो गो होगा। और बाकी ऑप्शन को बेटा यहां से क्या कर दो, उड़ा दो। क्या कर दो बेटा, उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो भाई। बस समझ में आई कि नहीं आई। एक बार फिर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही डिफरेंस होता है बेटा। जो तुम्हारे डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज होते हैं नहीं, उनमें कभी भी सब्जेक्ट को लिखा और बोला नहीं जाता। और जो तुम्हारे इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइज होते हैं बेटा, उनमें सब्जेक्ट को लिखा और बोला जाता है। अब वहां पर देखो बेटा, वहां पर आस्क का मतलब क्या है, ऑर्डर करना है। रिक्वेस्ट करना तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैन अपने बेटे को रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, ऑर्डर करेगा या उसको कुछ कहेगा। अर्ज, अर्ज मतलब टू अर्ज हो सकता है या फिर टू ऑर्डर हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आस्क का मतलब ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर कैसा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ये इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस है तो उसको कौन रेफर करेगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, और जिसका कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बात समझ में आ गई नहीं। जब ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको क्या लग रहा है कि कितने स्टूडेंट सही करके आएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा ठीक है कोडिंग तो कभी गो आता ही नहीं है ना, ये तो बोलेगा तो सेंटेंस गलत है, या एग्जामिनर का क्या नाम है वो गलत है चीजें। बात समझ में आएगी नहीं, तो हमें यहाँ पर गो ही लिखना पड़ेगा। आगे बढ़े भाई, चलिए एक सीपीयू में क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। एक पेपर में एग्जाम में आया क्वेश्चन पूछता हूँ, सीपीयू के पेपर में 2013 में आया था, मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है द केस doesn't require that he is present. ये आपके सीपीयू के एग्जाम में आया। और ये एक नहीं बेटा, दोनों एग्जाम आए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन साथ में आए। द केस डजंट रिक्वायर दैट ही इज प्रेजेंट। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया था बेटा, अगर ध्यान हो मुझे, इट इज रिक्वायर्ड that the passport carries your photo, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन है बेटा, तो बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर गलत है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर फोटो नहीं फोटोग्राफ आएगा। और ये भी आपके सीपीयू के एग्जाम में आया बेटा, और सीपीयू के एग्जाम में ये भी 2013 के पेपर में आपको आया। दोनों 2013 पेपर में सीक्वेंस में आए, ये पहले था ये बाद में था। मेरे पास है प्रीवियस क्वेश्चन, दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। चलिए फिर बाद में कर लेते, जब हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो ये क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हो जाएंगे। एक दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, छोटी छोटी बातें बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, छोटी छोटी बातें हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लोगे बेटा ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक लिखा हो, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सेंटेंस लिखा हो बेटा ही इज प्रेजेंट,
क्या ये फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट है। अगर फैक्ट है तो इसको कौन रेफर करेगा? इंडिकेटिव मूड। इसको कौन रेफर करेगा? इंडिकेटिव मूड। और इंडिकेटिव मूड क्या होता है बेटा? जिसको हम सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक हो, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ सेंटेंस की बात करूं तो फोर्थ सेंटेंस में अगर बेटा सेंटेंस इतना लिखा हो, द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो, कि जो पासपोर्ट होता है वो आपकी फोटो को कैरी करता है, तो फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट है। अगर फैक्ट है तो इसको कौन रेफर करेगा? इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या होते हैं? जिसको हम सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहां तक अगर ये सेंटेंस लिखो नहीं तो बेटा ये सही है। लेकिन अगर इन सेंटेंस या इन क्लोजेज को, अगर इन सेंटेंस या इन क्लोजेज को इनके साथ रिलेट करें, द केस डजंट रिक्वायर, क्या लिखा बेटा? द केस डजंट रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? रिक्वायरमेंट। क्या होता है बेटा? रिक्वायर का मतलब हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इस रिक्वायर के थ्रू हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी काम के होने की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी काम के होने की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, अगर हम किसी काम के होने की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो उसको हमेशा कौन रेफर करेगा बेटा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बोलो एक बार फिर? वर्ब की बेस फॉर्म, जिसका कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अब जल्दी से मुझे बताओ बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा? यहां पर लिखा हुआ है इज। क्या लिखा हुआ है? इज। और ये इज किसकी फॉर्म है बेटा? बी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म। और बी की बेस फॉर्म क्या होती है बेटा? बी की बेस फॉर्म बेटा बी होती है। तो हम यहां पर बी का यूज करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे बेटा? बी का। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर द पासपोर्ट कैरीज योर फोटो लिखा हो तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा इस स्टेटमेंट को अगर इसके साथ रिलेट करेंगे कि इट इज रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रिक्वायर्ड का मतलब होता है मैंडेटरी, और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? नेसेसिटी। मैंने क्या बोला बेटा? इट इज रिक्वायर्ड। हम किसी काम के रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? मैंडेटरी। और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? नेसेसरी। जब हम मैंडेटरी या नेसेसरी की बात करते हैं तो उनको भी हमेशा कौन रेफर करते हैं? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। और यहां पर क्या लिखा बेटा? कैरीज। तो कैरी की बेस फॉर्म क्या होती है? कैरी की बेस फॉर्म कैरी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म होते हैं। इनका सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना बोलो नहीं होता। बात क्लियर है सारी? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे। अब मैं डिस्कस करता हूं बेटा कि आपके नरेशन में किस प्रकार में काम आता है। जैसे आपके नरेशन में क्वेश्चन आता नहीं, वहां पर किस प्रकार से काम में आएगा मूड। देखो मैं डिस्कस करता हूं इस बात को। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। मैं नरेशन नहीं समझा रहा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि नरेशन में भी इसका एप्लीकेशन मतलब नरेशन में भी इसका एप्लीकेशन होता है। और नरेशन में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है आप देखना बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्वेश्चन नंबर कितना बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताना सभी स्टूडेंट। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा बेटा, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है, they said to him ये ना लगाइए, they said to him work carefully there, work carefully अब देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये छोटी छोटी बातें आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगी कि यहाँ पर जो बेटा दे सेड टू हिम लिखा नहीं बेटा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बेटा वर्क केयरफुली दे रहे बेटा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस लिखा हुआ बेटा? इंपैरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस लिखा हुआ है? इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं? ये छोटी छोटी बातें सबको पता ही होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में सेट टू लिखा होता है तो सेट टू को हम चेंज करते हैं बेटा ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में। बस आपको ये देखना बेटा कि जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ऑर्डर है, एडवाइज है, रिक्वेस्ट है? आप बताइए। वर्क केयरफुली देयर, कोई व्यक्ति किसी को क्या कर रहा है बेटा? एडवाइज कर रहा है। अभी हमें डिस्कस किया था पीछे, है ना? एडवाइज है। और जब आप इस सेंटेंस को बेटा डायरेक्ट से किस में चेंज करोगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? दे। क्या लिखोगे? दे। सेट टू किस में चेंज करेंगे बेटा? सेट टू किस में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में। इंपैरेटिव सेंटेंस में सेट टू को ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। बस ये देखना कि ये लिखा गया सेंटेंस या लिखा गया स्टेटमेंट क्या है। लिखा गया स्टेटमेंट क्या है? एडवाइज है। क्या है? एडवाइज। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा दे एडवाइज्ड। क्या लिखेंगे? दे एडवाइज्ड। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर हिम। क्या लिखेंगे? हिम। और यहां पर जो वर्क है बेटा इसको बोलते हैं बेर इन्फिनिटी। बेर इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता ही होगी। एक होता है बेटा बेर इन्फिनिटिव, एक होता है बेटा बेर इन्फिनिटिव, यहां लिख देता हूं साइड। एक होता है बेटा बेर इन्फिनिटिव, और एक होता है बेटा फुल इन्फिनिटिव। एक बेर इन्फिनिटिव होता है और एक क्या होता है बेटा? फुल इन्फिनिटिव। अब याद ये रखना बेटा जो आपका बेर इन्फिनिटिव होता है ये होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो बेटा फुल इन्फिनिटिव होता है बेटा ये होता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले बात ध्यान में रखनी बेटा जो बेर इन्फिनिटिव होता है बेटा ये होता है फर्स्ट फॉर्म, और फुल इन्फिनिटिव होता है बेटा टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहां पर देखना यहां पर सिर्फ क्या लिखा है बेटा? वर्क लिखा है। और वर्क वर्ब की कैसी फॉर्म है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या मैं इसको बेर इन्फिनिटी बोल सकता हूं? ठीक है। और जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो बेर इन्फिनिटी को किस में चेंज किया जाता है? फुल इन्फिनिटी में चेंज किया जाता है। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं बेटा? हम यहां पर लिखते हैं टू वर्क। क्या लिखते हैं बेटा? टू वर्क। बात समझ में आएगी नहीं? तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? वर्क से पहले क्या लगा देते हैं? टू वर्क। और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? केयरफुली देयर। तो पहला तरीका तो ये है बेटा इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। पहला तरीका सबको समझ में आया? मैं पहले बोला मैं नरेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब आप नरेशन को चेंज करोगे और किस प्रकार के सेंटेंसेस को, इंपैरेटिव वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो वहां पर मूड का भी यूज किया जाता है। ठीक है? नहीं कैसे यूज किया जाता है मैं उस बात में डिस्कस करूंगा। ये बेसिक क्वेश्चन जो सबको पता है। दूसरा तरीका क्या बेटा? दूसरा तरीका ये है इस सेंटेंस को चेंज करने का। दे का क्या आ गया बेटा? बोलो दे का दे। सेट टू किस में चेंज करेंगे? सेट टू को हम चेंज करेंगे बेटा एडवाइज्ड में। और उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा? हिम। हिम का क्या आ जाएगा? हिम। अब यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आ गया पॉइंट। अगर मान लो कि बेटा अगर मैं यहां पर लिख दूं दैट, क्या लिख दूं मैं? दैट। और दैट यहां पर किसका काम करेगा बेटा? दैट यहां पर काम करेगा कंजंक्शन का। तो दैट यहां पर क्या है बेटा? कंजंक्शन है। बोलो दैट यहां पर क्या है? कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन से पहले क्या लिखा बेटा? दे। दे यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कौन है बेटा? इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है एडवाइज्ड हिम। ये इसका प्रेडिकेट है। तो कुल मिला के बात ये है कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है? जोड़ने का। किसका फंक्शन होता है? जोड़ने का। जैसे सेंटेंस है तो वहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेंटेंस लिखना पड़ेगा। और जब सेंटेंस लिखोगे तो आपको यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा यहां पर सब्जेक्ट? अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? सबको पता होना भी चाहिए, पता होगा भी कि सर जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है। वो कौन होता है बेटा? वो होता है यू। कौन होता है बेटा? यू होता है। जो कभी भी सेंटेंस में लिखा और बोला नहीं जाता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जब आप किसी को ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट करते हो तो किसको करते हो? सेकंड पर्सन को ही तो करते हो। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू ही तो होता है। तो भले यहां पर सब्जेक्ट ना लिखा हो लेकिन यहां पर सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। वो कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? यू। यू कैसा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बोलो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। तो हिम को यहां पर किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? ही में। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? ही में। बात समझ में आई कि नहीं आई?
और ऑर्डर एडवाइस का एक मॉडल यूज करते हैं बेटा, कौन सा मॉडल यूज करते हैं, सूड। कौन सा मॉडल यूज करते हैं बेटा, सूड मॉडल यूज करते हैं। बाकी सबको पता ही है आगे क्या करना है, वर्क केयरफुली, वर्क केयरफुली देयर। दूसरा तरीका ये है। अब तीसरा तरीका बेटा इस सेंटेंस को चेंज करने का, देखो मेरी मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब थर्ड तरीका देखो बेटा इस सेंटेंस को चेंज करने का। थर्ड तरीका देखो बेटा इसको चेंज करने का। कलर थोड़ा एक बार और चेंज कर लेते, ये ले लेते हैं। इस सेंटेंस को चेंज करना है। थर्ड तरीका देखो बेटा, यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी भाई। दे एडवाइज्ड हिम, उसके बाद बेटा दैट, और दैट के बाद बेटा ही। यहां तक कोई गड़बड़ी है, यहां तक बताओ, यहां तक तो सबको समझ में आया। आगे कहानी देखो बेटा। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं बेटा, छोटी ही बात क्या बेटा, यहां पर लिखा बेटा एडवाइज। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये एडवाइज कैसा एडवाइज है, डायरेक्ट एडवाइज है, इनडायरेक्ट एडवाइज है? कैसे पता चला इनडायरेक्ट एडवाइज है? क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। अगर ये इनडायरेक्ट एडवाइज है तो इसको कौन रेफर करेगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म। और वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब कौन सी यूज करके बेटा सेंटेंस में, तो वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की होती है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, हम क्या यहां पर क्या यूज करेंगे, वर्ब की यूज करेंगे। बोलो। उसके बाद बेटा केयरफुली, और उसके बाद बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और कल आपके ऑप्शन आ गया पेपर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल से पूछना चाहता हूं, दिल से, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो यहां पर वर्क लिख के आएंगे, वो यहां पर वर्क लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनको लगा सर ही तो हमारा सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, और ही के अकॉर्डिंग कभी वर्क आता ही नहीं है। ही के अकॉर्डिंग है तो वर्क्स आता है या वर्कड आता है। मतलब कुल मिला के बात यह है, वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आती है, क्योंकि ही हमारा हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो प्लूरल वर्ब का यूज तो करते ही नहीं है। लेकिन उसको कौन समझाए भैया, टेंस नहीं, ये क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म। यहां तक बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो जो तुम्हारा बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, ये तुम्हारे टेंस में भी काम आता है। किस में काम आता है, टेंस में भी काम आता कि नहीं आता, बताओ। जब आपके पेपर में लास्ट वाला सी ऑप्शन होगा तो कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करके आएंगे, आप एक बार बताइए। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा होगा नहीं तो 100% गारंटी गलत करेंगे करेंगे। यहां तक बताओ भाई, किसी भी प्रकार के कोई समस्या हो, कोई समस्या यहां तक भाई, बड़े आगे। तो आपके नरेशन में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन है। इट इज इंपॉर्टेंट, it is important that everyone is ready it is important that everyone is ready for the fight। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्वेश्चन है बेटा। it is necessary, it is necessary that, it is necessary that we shall we shall
पे द फूड। आफ्टर कंज्यूमिंग। ठीक, एक बार दो छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसके बाद आगे पूछता हूँ आपसे दो चार क्वेश्चन और। चलिए पूछ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। चलिए आगे पूछूंगा, एक बार दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। एक बात बताओ बेटा, वही सेम कहानी है। अगर ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक लिखो बेटा, एवरीवन इज रेडी फॉर द फाइट, फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट है। अगर इस क्लोज को बेटा इसके साथ रिलेट करें, इट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। और मैंडेटरी का मतलब होता है नेसेसिटी। जब हम मैंडेटरी या नेसेसिटी की बात करते हैं तो उस केस में उनको कौन रेफर करता है? और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म। अगर वर्ब की बेस फॉर्म होता तो बेटा हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? बी। अगर ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक लिखा हो बेटा, वी शैल पे फॉर द फूड आफ्टर कंज्यूमिंग, सही है नहीं? फैक्ट है ये भी। अगर फैक्ट है तो कौन रेफर करेगा? इंडिकेटिव मूड। और इंडिकेटिव मूड क्या होता है बेटा? जिसको हम सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, है ना? अगर इस क्लोज को इसके साथ रिलेट करना बेटा, इट इज नेसेसरी। अगर हम यहां पर लिखें बेटा इट इज नेसेसरी, और नेसेसरी का मतलब ही क्या होता है बेटा? मैंडेटरी। अगर मैंडेटरी या नेसेसरी या रिक्वायरमेंट की बात करें बेटा, उसको हमेशा ही कौन रेफर करता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बेटा? वर्ब की बेस फॉर्म। तो हम यहां पर किसका यूज करें बेटा? पे का। इट इज नेसेसरी दैट वी पे फॉर द फूड आफ्टर कंज्यूमिंग। आया ना? चलिए बहुत बढ़िया। क्या मेरी सारी बातें समझ में आ रही है? एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ, फिर मैं कंक्लूजन पर आता हूँ, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बेटा। ये मैं करवाने लग रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करूंगा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के। बस एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं इसके रिजल्ट पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 8 क्वेश्चन रहने वाला है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, और 8 क्वेश्चन क्या है? 8 क्वेश्चन ये है बेटा, द कोच ordered the players the coach ordered the players that they worked hard। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन आपके लिए, 9th क्वेश्चन आपके लिए, गॉड सेव्स आवर किंग। क्वेश्चन नंबर 4, द एम्प्लॉयज the employees requested the employees requested the chief that he
ही वॉज सस्पेंडेड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। द मैन ordered his son that he took some rest there। चलिए भाई 2-4 क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चनों के ऊपर आंसर बताओ। चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं बेटा। अगर सेंटेंस इतना लिखा हो बेटा कि ही टुक सम रेस्ट देयर, फैक्ट है कि नहीं है कि ही ने वहां पर रेस्ट किया? फैक्ट है। अगर फैक्ट है तो कौन रेफर करेगा? इंडिकेटिव मूड, जिसको हम सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को इसके साथ रिलेट करेंगे बेटा, द मैन ऑर्डर्ड हिज सन, मैन ने अपने बेटे को क्या किया? ऑर्डर। ये कैसा ऑर्डर है बेटा? डायरेक्ट ऑर्डर है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है? कैसे पता चला? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर इनडायरेक्ट ऑर्डर है तो इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होता है बेटा? तो टेक की बेस फॉर्म क्या होती है बेटा? तो टेक का यूज करो, ठीक है नहीं? ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 10 पे। द एम्प्लॉइज रिक्वेस्टेड द चीफ दैट ही वाज सस्पेंडेड। अब क्या यहाँ पर जो सस्पेंड वर्ब लिखी है बेटा पैसिव फॉर्म में, क्या इस सस्पेंड वर्ब का डूअर ही हो सकता है? अब किसी को ये लगे सर ये सस्पेंड है, ये ही चीफ के लिए लिखा गया है, क्योंकि ये तो रिक्वेस्ट कर रहे थे चीफ से। अब यहाँ पर ही की जगह कुछ और लिख दे दो, ही की जगह किसी का नाम लिख देते हैं। अगर ही लिखेंगे तो सामने वाले को ये लगेगा सर ही ये चीफ के लिए लिखा गया है। हाँ खुद ऑब्जेक्ट है, मतलब ये किसी को ना लगे कि ही जो है प्रोनाउन में चीफ के लिए लिखा गया है। ये ही चीफ के लिए नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस किस में है? ऑलरेडी सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है? ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव में। अगर पैसिव में है तो यहां पर सस्पेंड करने वाला ही नहीं है, ही को तो सस्पेंड किया जाएगा, ही को सस्पेंड किया जाएगा। सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है। अगर ही को सस्पेंड किया जाएगा तो एक बात ध्यान में रखना है, जो तुम्हारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में जो एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है बेटा, किस फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है? एक्टिव फॉर्म का। तो सबको पता है कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमेशा बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म। लेकिन जब इस सेंटेंस को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का अगर हम पैसिव फॉर्म की बात करेंगे, किस फॉर्म की बेटा? पैसिव फॉर्म की। तो याद रखना है इसका जो पैसिव फॉर्म होता है बेटा वो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। और वहां पर बी की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बी की। यहाँ पर वोज मत करो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी सस्पेंडेड। एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को। गॉड सेव्स आवर क्वीन। क्या ये लिखा गया स्टेटमेंट या लिखा गया सेंटेंस विश नहीं है बेटा, कि कोई पर्सन विश कर रहा है कि गॉड सेव्स आवर क्वीन, कि जो भगवान है अपने जो किंग को हमेशा क्या रखे? सलामत रखे। कोई व्यक्ति राजा के बारे में क्या कर रहा है? विश कर रहा है। विश करे नहीं कर रहा है? और ये कैसी विश है बेटा? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? कैसी विश है ये? सेव करने वाला कौन है बेटा? गॉड है नहीं, तो ये डायरेक्ट विश है, इनडायरेक्ट विश है? अगर इनडायरेक्ट विश है तो कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होती है बेटा? बेस फॉर्म। देखो एक स्टेटमेंट होती है, मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, हम यूज भी करते हैं ये। अगर आपने कभी स्टेटमेंट सुनी हो बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जब आपको कभी कोई बड़े आशीर्वाद देते हैं नहीं तो हमेशा ऐसे यूज करते हैं, गॉड ब्लेस यू। अगर गॉड ब्लेस यू लिखते तो गॉड हमारा कैसा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है, तो यहां पर हमें ब्लेस नहीं क्या लिखना चाहिए?
ब्लेसिस लिखना चाहिए नहीं। एक बात बताओ भाई, गॉड कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है? पहले मुझे एक बात बताओ, सिंगुलर है नहीं? अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ब्लेस आना चाहिए, ब्लेसिस आना चाहिए, ब्लेसिस आना चाहिए। तो हमेशा इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहिए, गॉड ब्लेसिस यू। और हमें पता है कि गॉड ब्लेसिस यू होता नहीं है, है ना? गॉड ब्लेसिस यू होता नहीं है। होता क्या बेटा? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू क्यों होता है बेटा? जो गॉड ब्लेस यू है बेटा, ये अपनी विश है। क्या बेटा? ये विश। हम किसी व्यक्ति के बारे में विश कर रहे हैं, और ये विश कैसी है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर इनडायरेक्ट विश है तो इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो यहाँ पर जो ब्लेस लिखा होता है ना बेटा, ये ब्लेस टेंस नहीं होता। ये ब्लेस क्या होता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है। ये ब्लेस टेंस नहीं होता, ब्लेस क्या होता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है। इतना बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऊपर वाला क्वेश्चन आपके लिए है, द कोच ऑर्डर्ड द प्लेयर्स दैट दे वर्क हार्ड। अगर सेंटेंस लिखा हो दे वर्कड हार्ड, दे वर्कड हार्ड, तो क्या स्टेटमेंट या सेंटेंस फैक्ट होगा? नहीं होगा? होगा। लेकिन जब इस स्टेटमेंट को बेटा इसके साथ रिलेट करेंगे कि द कोच ऑर्डर्ड द प्लेयर्स, कि कोच ने ऑर्डर किया प्लेयर्स को, ये ऑर्डर कैसा ऑर्डर है बेटा? डायरेक्ट ऑर्डर है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है? इनडायरेक्ट ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? इनडायरेक्ट। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि ऑर्डर वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ये इनडायरेक्ट ऑर्डर है तो इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बेटा? वर्ब की यूज करो। किसमें बेटा? दोनों बेटा एक ही होती हैं। नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं। V1 बोल दो, फर्स्ट फॉर्म बोल दो, बात एक ही है। क्या डिफरेंस है? आपको कैसे क्वेश्चन हो जाए माइंड में? नहीं नहीं नहीं, मान लो किसी का नाम मोहन है, मम्मी प्यार से मुन्नू बुलाती है, तो मुन्नू ही कौन है और मोहन ही कौन है? बस नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नहीं कोई उसको V1 बोलो, कोई फर्स्ट फॉर्म बोलता है, कोई बेस फॉर्म बोलता है। देखो ना, उस बात तो एक ही है नहीं, लेकिन नाम अलग अलग हैं। कोई फर्स्ट फॉर्म बोलता है, कोई बेस फॉर्म बोलता है, कोई V1 बोलता है ना? लेकिन बात तो वही है। नहीं, बात क्लियर कि नहीं क्लियर है? अब आते हैं बेटा इसके फाइनल पॉइंट पर। फाइनल पॉइंट बेटा ये है कि अगर कभी भी लिखा हो बेटा इट इज इंपेरेटिव, या फिर सेंटेंस में लिखा हो बेटा इट इज नेसेसरी, या फिर सेंटेंस में लिखा हो बेटा इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, या लिखा बेटा इट इज क्रिटिकल, या फिर लिखा बेटा इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, या फिर लिखा बेटा इट इज रिक्वायरमेंट, इट इज रिक्वायरमेंट, इट इज रिक्वायरमेंट। तो इनके बाद जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी बेटा, इनके बाद जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी, इनके बाद जो बेटा दैट के साथ, दैट क्लोज के साथ, किस क्लोज के साथ बेटा? दैट क्लोज के साथ जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी बेटा, उसको उसको कौन रेफर करेगा बेटा? उसको रेफर करेगा बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है बेटा, वो वर्ब की कैसी फॉर्म होता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होता है बेटा? जिसका कभी भी सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के साथ कोई लेना देना। अगर ये कभी भी स्टेटमेंट लिखी होनी तो आंख बंद करके बेटा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आनी है। क्योंकि बेटा इनके बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है ना बेटा, वो हमेशा ही प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को रेफर करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? या फिर कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या लिखा हो बेटा, ये भी बात लिख लो छोटी छोटी। एडवाइज लिखा हो बेटा, एडवाइज्ड। ऑर्डर्ड लिखा हो बेटा,
रिक्वेस्टेड लिखा हो, हमारा अगर ये सब सिचुएशंस लिखे बेटा, तो इनके बाद भी जो सिचुएशंस लिखी जाएगी दैट क्लोज के साथ, वो भी हमेशा किसको रेफर करेगी? पास्ट सब्जेक्टिव मूड को, है ना? किसको रेफर करेगी? पास्ट सब्जेक्टिव मूड को। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। यहां तक बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या हो? मूड क्या होता है बेटा? कितने प्रकार का होता है? और उसके बाद हमें डिस्कस किया बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी है भाई? बोलो, समझ में आई चीजें? करवाएंगे बेटा, एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर ले प्रैक्टिस के लिए बेटा। 25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई एम रिकमेंडिंग दैट मिस्टर रॉय stays home until her husband is back। कैसे पता चला बेटा स्टे आएगा? इस पे ठीक चलेगा? ये दिखाई दे रहा है नहीं? ठीक है बेटा, चलिए। आई एम रिकमेंडिंग दैट, अगर जो स्पीकर है बेटा इस वो क्या कर रहा है? रिकमेंड कर रहा है। क्या रिकमेंड कर रहा है? कि मिस्टर रॉय स्टे या विल स्टे या स्टेज होम अंटिल हर हस्बैंड इज बैक। मतलब वो मिस्टर रॉय उसको रोकने के लिए बोल रहा है। कब तक? जब तक उसका हस्बैंड ना आ जाए। मिस्टर रॉय ने बेटा मिसिज रॉय है, ये ध्यान में दिया बेटा, मिसिज रॉय है। एक बार फिर देखो बेटा, अगर ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक लिखा हो, यहां से लेके यहां तक लिखा हो, तो ये फैक्ट है कि नहीं है? मिसिज रॉय इज विल स्टे या स्टेज होम अंटिल हर हस्बैंड इज बैक। क्या लिखना चाहिए बेटा? फिर तो स्टे तो आएगा नहीं, या तो विल स्टे लिखना चाहिए, है ना? क्योंकि ये डिस्कस किया था नहीं, अगर आपकी मेन क्लोज, अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज बेटा प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका टाइम क्या माना जाता है? फ्यूचर। याद है क्या? अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज में बेटा प्रेजेंट टेंस लिखा हो तो कौन सा टाइम कंसीडर किया जाता है? फ्यूचर कंसीडर किया जाता है। ये भले ही टाइम प्रेजेंट है, दिखने में प्रेजेंट है, लेकिन है क्या ये? तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर। तो वहां पर हमें लिखना पड़ेगा बेटा विल स्टे। क्या लिखना पड़ेगा? विल स्टे लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को इसके साथ रिलेट करेंगे, आई एम रिकमेंडिंग, मैं उस बात को रिकमेंड कर रहा हूं। अगर इस बात को रिकमेंड कर रहा है तो उसके बाद जो सिचुएशन होगी वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती तो इसको कौन रेफर करेगा फिर? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है बेटा? वर्ब की बेस फॉर्म। वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है बेटा? स्टे का यूज करो। बात सही, बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये बताओ, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो बेटा तो ये फैक्ट है कि नहीं है? सी रिटर्न्स टू स्कूल इन जनवरी। इन जनवरी टाइम का पॉइंट कहां का मानोगे? प्रेजेंट का है पास्ट का? पास्ट का मानेंगे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था बेसिक्स में, हर एक सेंटेंस का रिपोर्टिंग टाइम प्रेजेंट होता है ना? अगर इस सेंटेंस में जनवरी लिख देंगे नहीं, जनवरी मेंशन कर देंगे, तो उस समय जनवरी नहीं होगा, उस समय जनवरी नहीं होगा। अब क्या चल रहा है? अप्रैल जनवरी के रिलेशन में, या फिर जनवरी अप्रैल के रिलेशन में क्या है? पास्ट। अगर पास्ट तो कौन सा टेंस आएगा बेटा यहाँ पर? रिटर्न्ड। तो यहाँ पर रिटर्न्ड आएगा। देखो टेंस भी कवर होने लग रहा है साथ में, है ना? अगर इसमें लिखे बेटा आई रिक्वेस्टेड, यहाँ पर बेटा इस पर्सन ने रिक्वेस्ट की है। अगर इस पर्सन ने रिक्वेस्ट की है तो उसके बाद वो एक्शन हुआ होगा और नहीं भी हुआ होगा। पक्का तो नहीं पता नहीं बेटा, वो एक्शन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मतलब वो रिटर्न हो भी सकता और नहीं भी हो सकता जनवरी स्कूल में। दूसरा पॉइंट ये भी है कि यहां पर जो लिखा गया रिक्वेस्ट है बेटा, ये कैसा रिक्वेस्ट है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि क्या लिखा हुआ बेटा इससे पहले? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है तो इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होता है बेटा? बेस फॉर्म। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बेटा? बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3, द डॉक्टर सजेस्टेड, कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया बेटा? दैट आई डैश स्लीप या हैव स्लेप्ट या स्लीप मोर। एक बात बताओ बेटा, अगर स्टेटमेंट इतना लिखा हो तो इसको कौन रेफर करेगा बेटा? इंडिकेट मूड। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? या तो इसको लिखो बेटा आई स्लेप्ट
मोर, पास्ट की कहानी हो जाएगी। या लिखो बेटा आई हैव स्लेप्ट मोर, ये पास्ट की कहानी हो जाएगी। और आई स्लीप मोर, ये भी सही हो जाएगा, ये फैक्ट है बेटा। लेकिन जब इस स्टेटमेंट को इसके साथ रिलेट करेंगे कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, अगर डॉक्टर ने इसको सजेस्ट किया है तो इसने स्लीप किया भी होगा और नहीं भी किया होगा, ये कोई पक्का नहीं है। बस डॉक्टर ने इसको सलाह दी भाई, जैसे मैं आपको बोलूँ डेली पढ़ो, मैं आपको सलाह दे सकता हूं, क्या पता तुम उस काम को करोगे या फिर ना करोगे भाई। तो इसके बाद जो लिखी गई जो सिचुएशंस होगी ना बेटा, वो फैक्ट नहीं होगी, वो फैक्ट नहीं होगी, उसको फिर रेफर करेगा बेटा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन रेफर करेगा बेटा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड रेफर करेगा। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बेटा क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे स्लीप। ये और बताओ बेटा अगले वाला क्वेश्चन नंबर 4, माय पेरेंट्स हैव डिमांडेड। यहां पर जो डिमांड वर्ब लिखी है बेटा, इस डिमांड यहां पर जो डिमांड वर्ब लिखी है बेटा, ये डिमांड डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। कैसे पता चला? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होती है बेटा? बेस फॉर्म। बे लिखो। कहां बेटा? क्वाइट का मतलब साइलेंट होता है बेटा। ये इसका आई वॉज क्वाइट एट नाइट, सही है बेटा। और आई एम क्वाइट एट नाइट, आई एम क्वाइट एट नाइट नहीं, एट नाइट टाइम पास्ट का होगा, वाज ही लगेगा, टाइम पास्ट को। बात समझ में आएगी नहीं भाई? बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, फिर अगले कंसेप्ट पर आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। दे आस्क्ड हिम, यहां पर आस्क का मतलब क्या बेटा? इंटेरोगेट करना है या रिक्वेस्ट करना है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हो बेटा? अगर इफ लिखा होता तो इंटेरोगेट करना होता, और फिर इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते? टेंस के अकॉर्डिंग। मेन क्लोज अगर पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लोज को किस में लिखते? पास्ट में। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आस्क के साथ दैट लिखा है तो यहां पर आस्क का मतलब क्या बेटा? या तो अर्ज करना है या फिर रिक्वेस्ट करना है या ऑर्डर करना है। तो अगर इसका रिक्वेस्ट या ऑर्डर करना है या अर्ज करना है तो ये कैसा बेटा? कैसा ऑर्डर है, कैसा रिक्वेस्ट है, कैसा अर्ज है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अगर इनडायरेक्ट तो इसको कौन रेफर करेगा बेटा? और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे ध्यान नहीं दिया भाई। हैव होगा, हैव की बेस फॉर्म हैव होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द टीचर रिक्वेस्टेड, यहाँ रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो लिखा गया रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? कैसा रिक्वेस्ट है बेटा ये? क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है तो इसको कौन रेफर करेगा फिर बेटा? और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? तो गेट की बेस फॉर्म क्या होती है बेटा? गेट। गेट 2 बार यूज कर लेगा यहाँ पर ना, वो विल गेट है बेटा, ये विल क्रिया है बेटा। ये तो गलत हो गया नहीं, और ये भी गलत हो गया। कौन सा सही है बेटा? लास्ट वाला। अगर लिखा होता बेटा निक डैश प्रोजेक्ट फिनिश अर्लियर, तो यहां पर क्या लिखे बेटा? विल। नहीं सॉरी सॉरी, गोट लिखेंगे, गोट। यहां पर लिखना चाहिए बेटा निक गोट दिस प्रोजेक्ट फिनिश्ड अर्लियर। अर्लियर का मतलब बिफोर होता है बेटा, बिफोर का मतलब पहले, मतलब पास्ट के लिए यूज करते हैं इसका हम। फिर यहां पर गोट आता है। 7 का बताना बहुत जल्दी से। The psychotherapist recommended that she dash exercise until they feel better. अगर इसने सॉरी फिजियो लिख रखा है, फिजियोथेरेपिस्ट, सॉरी सॉरी ये थोड़ा इधर ध्यान नहीं दिया। जब फिजियोथेरेपिस्ट ने बेटा क्या किया? रिकमेंड किया है। फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या किया है? रिकमेंड किया है। अगर रिकमेंड किया है तो इसने वो एक्शन किया भी होगा और नहीं भी किया होगा। अगर ये सेंटेंस इतना लिखा होगा नहीं तो इफेक्ट हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि ये एक्शन होगा या हो चुका है या कर दिया गया है। लेकिन अगर इसमें लिखा है बेटा जो फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया तो इस बात की गारंटी नहीं बेटा उसने काम किया ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी नहीं है तो इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होता है?
बेस फॉर्म। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो पहले लिखना बेटा नोट, क्या लिखना है, नोट, और नोट के बाद लिखना बेटा बेस फॉर्म, नोट के बाद क्या लिखनी है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म यहां पर कौन है बेटा, एक्सरसाइज, क्या बेटा, क्या है, तो डिडेंट नहीं आएगा, विलेंट नहीं आएगा, यहां पर आएगा बेटा नोट एक्सरसाइज। 8 क्वेश्चन का क्या बेटा, ये बस ये वाला अंदर था भाई, इसके साथ डिडेंट एक्सरसाइज आएगा या विलेंट एक्सरसाइज आएगा या नोट एक्सरसाइज आएगा, ये एक्सरसाइज तीनों के लिए कॉमन था। 8 का बताना बेटा, विक्टर सजेस्टेड, अगर विक्टर ने सजेस्ट किया है तो उसके बाद मेन वर्ब बेटा, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग तो बेटा ये विल है, क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब इसलिए यूज नहीं होते बेटा क्योंकि तुम्हारे प्रेजेंट सिलेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म होते हैं, टेंस थोड़ी होते हैं। अगर टेंस होता तो फिर यहाँ पर विल डिड ये यूज करते, तब से हम यही तो पढ़ रहे हैं। अब ये बताओ भाई, विक्टर सजेस्टेड दैट आई गेट्स या गोट या गेट मोर एक्सरसाइज, गेट आएगा नहीं। अगर विक्टर ने सजेस्ट किया है तो उसके बाद जो काम हो भी, मतलब उसके काम जो इसके बाद जो काम हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। विक्टर ने सिर्फ इसको सजेस्ट किया है कि भाई उनको मोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। जैसे अब ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही हो, देखो इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते थे अगर मैं समझाना चाहता तो। ये क्वेश्चन कहाँ गए क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन। अब देखो बेटा, अगर सेंटेंस इतना लिखो तो ये सेंटेंस सही था कि द चीफ दैट, सॉरी ये रहा, कहां से ये रहा, ही वॉज सस्पेंडेड, कि ही को क्या कर दिया गया होगा, सस्पेंडेड कर दिया होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ रिलेट करोगे कि एम्प्लॉयज ने सिर्फ क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, किसको रिक्वेस्ट किया है, चीफ को। उसने सिर्फ एम्प्लॉयज ने चीफ को रिक्वेस्ट किया है, उसने उसको सस्पेंड किया या नहीं किया हमें उसके बारे में नहीं पता। अगर नहीं पता तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। अगर ये सेंटेंस इतना लिखा होता तो इसका मतलब इसको क्या कर दिया है, कर दिया है। लेकिन अगर इसके साथ रिलेट करेंगे कि द एम्प्लॉयज रिक्वेस्टेड द चीफ, एम्प्लॉयज ने सिर्फ क्या किया है, चीफ को रिक्वेस्ट किया है। अब उसके बाद एम्प्लॉयज ने क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, हमें क्या पता, बात समझ में आएगी नहीं। इसको सस्पेंड किया या नहीं किया हमें क्या पता, इसलिए वहां पर बेटा वर्ब की बेस फॉर्म लिखेंगे। मैं वही समझा रहा हूं। अब जैसे सेंटेंस इतना लिखो बेटा, ही टुक सम रेस्ट देयर, उसने वहां पर ही ने क्या किया, वहां पर रेस्ट किया। अगर सेंटेंस को इसके साथ रिलेट करें, द मैन ऑर्डर्ड ही सन, मैन ने अपने बेटे को ऑर्डर किया, भाई बेटा जाके वहां पर क्या कर लो, रेस्ट कर लो। मैन ने अपने बेटे को ऑर्डर किया है, उसके बाद क्या पता कि उसके बेटे ने उसकी बात को माना है या फिर नहीं माना है, पक्का तो नहीं पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रही है। और यही कहानी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई फिजियोथेरेपिस्ट ने रिकमेंड किया उसको क्या करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, उसके बाद उसने एक्सरसाइज किया या नहीं किया हमें पता ही नहीं है, तो वहां पर वर्ब की बेस फॉर्म लिखो। उसकी वही था, टीचर ने रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि निक हैज प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया, भाई इस काम को थोड़ा जल्दी कर ले। बट टीचर ने रिक्वेस्ट किया, पता नहीं उसको उस काम को किया या नहीं किया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते थे, बात समझ में आएगी नहीं आई। विक्टर ने सजेस्ट किया है, अगर विक्टर ने सजेस्ट किया है तो उसके बाद जो काम होगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, कोई पक्का पता नहीं है बेटा। 9th का बताना बेटा, दे ने डिमांड की, इस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि डिमांड बेटा लिखा हुआ है, ये डिमांड कैसा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तभी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। लेकिन जब इस सेंटेंस को यहां से लेके यहां तक पढ़ोगे, पहले यहां से लेके यहां तक पढ़ो लाउड तक, वी डैश सो लाउड, तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि वी डू नॉट बी सो लाउड, ऐसे लिखेंगे क्या, नोट भी लिख सकते हैं क्या, अगर ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक हो। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, 1 मिनट हो ही गया है ले काम। एक बात मुझे बताओ भाई, अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो, इतना, अगर ये सेंटेंस बेटा इतना लिखा हो यहां से लेके यहां तक, तो क्या आना चाहिए, वी डोंट बी सो लाउड, सही है गलत है बेटा। अगर ये सेंटेंस यहां से लेके यहां तक होगा, सही होगा गलत होगा, वी डो नॉट बी, सही है गलत है, सही होना है। आर नॉट बीइंग तो
नहीं होगा, क्योंकि बेटा इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता नहीं है। अब तो टेंस के अकॉर्डिंग चीजें देखेंगे नहीं, इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता नहीं है और नॉट बी आएगा नहीं। आंसर क्या होगा? नॉट बी। कि वी डू नॉट बी सो लाउड, कि हम वहां पर क्या नहीं थे, हम क्या नहीं होते ज्यादा लाउड, होते हैं नहीं होते हैं, फैक्ट हो गया नहीं। और इसके साथ रिलेट रिलेट करें बेटा, दे डिमांडेड, देने डिमांड किया। अगर देने डिमांड किया तो उसके बाद क्या पता हम लाउड हुए या फिर नहीं हुए हो, बात समझ में आएगी नहीं? तो इसके बाद कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी बेटा वर्ब की? बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म लिखने यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा फिर? नोट बी। तो यहाँ पर नोट बी लिखेंगे। ये कहानी है भाई। भाई उसने सजेस्ट किया, पता नहीं उसने काम किया कि नहीं किया, उसने डिमांड की उस काम को करने के लिए, पता नहीं उसने वो किया कि नहीं किया। उस बात को तुम ऐसे भी समझ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को समझने का ये भी तरीका है, और इन क्वेश्चनों को समझने का वो भी तरीका जो हमें डिस्कस किया था बेटा अभी। अब ये बताना, आई रिकमेंडेड दैट, हाँ कॉन्टिन्यूस नहीं बनता बेटा उसका। बीइंग बेटा वो स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं जब हमें सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना हो। बीइंग अलग, बीइंग होता है बेटा, बीइंग नहीं, वो पैसिव, वो स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। बी वर्ब का कोई कॉन्टिन्यूस टेंस बनता नहीं है क्योंकि स्टेटिव वर्ब होती है। हाँ उसके बाद बी लिखते बेटा, बीइंग नहीं लिखते। पैसिव में चेंज करते हैं तब उसका बीइंग लिखना, इज बीइंग यूज वगैरह करते हैं। अब ये बताओ बेटा, अगर आई ने रिकमेंड किया, एक बात बताओ बेटा, अगले सेंटेंस इतना लिखा हो एक बार फिर, अगले सेंटेंस यहां से लेके यहां तक लिखा हो एक बार फिर, ये बताओ। चल रही है क्लास? You dash look for a job that is not so stressful। तो यहां पर अगर ये लिखा हो ना बेटा, तो इसको हम लिखें बेटा टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लिखें बेटा? टेंस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखें बेटा? लुक। यू लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, कि यू लुक फॉर ए जॉब दैट इज नॉट सो स्ट्रेसफुल। तो फैक्ट हो गया, फैक्ट हो गया। लेकिन अगर इसके साथ इसको रिलेट करेंगे बेटा कि आई ने रिकमेंड किया, अगर आई ने इस बात को रिकमेंड किया है तो पता नहीं इसको जॉब सर्च की है या फिर नहीं की है, कोई पक्का पता नहीं है नहीं बेटा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? तब भी लुक लिखना पड़ेगा। एक बार फिर ये और बताओ बेटा, बी आस्क। यहाँ पर आस्क का मतलब क्या है? इंटेरोगेट करना है, रिक्वेस्ट करना है? रिक्वेस्ट करना है। और कैसा रिक्वेस्ट है बेटा ये? इनडायरेक्ट। तो इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। तो सही आंसर कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा? बोलो। ट्वेल्व का बताना, खुद करो बेटा सारी बातें। द वेदर रिपोर्टेड सेड इट वाज एडवाइजेबल, इट वाज एडवाइजेबल। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? टेक आएगा, बाकी बाहर निकालो। 13 का बताना, द ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट रिक्वेस्टेड, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट हो गया ना बेटा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? स्मोक लिखना पड़ेगा, बाकी को यहाँ से बाहर निकालो। 14 का बताना बेटा, द पुलिस ऑफिसर इंसिस्टेड। इंसिस्ट का मतलब सबको पता ही होगा। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? कंजुगेटिव नहीं बोल सकते। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब ये नहीं होता, कंजुगेटिव नहीं होता। इंसिस्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी को इंसिस्ट करना, किसी को रिक्वेस्ट करना होता है इसका मतलब। भीख मांगना वगैरह बोल देते नहीं, किसी को रिक्वेस्ट करना किसी काम को करने के लिए। इंसिस्ट का मतलब आप उस काम को करने के लिए सामने वाले को प्रेरित कर रहे हो। तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा? क्या लिखेंगे? कौन सा है बेटा? यहाँ तो नोट, नोट आएगा। क्या आएगा? नोट सो। सोप लास्ट में लिखा हुआ इस क्वेश्चन के। और लास्ट क्वेश्चन को आंसर बताओ बेटा इसका। 15 को और बताओ, जल्दी बताओ 15 क्वेश्चन का आंसर। ये आसानी क्वेश्चन है, सबका एक ही आंसर है। और क्यों है बस इस बात को जानने की कोशिश करनी है आपने। इट इज क्रिटिकल, अभी डिस्कस करें बेटा। इट इज क्रिटिकल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी। इनके साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म कौन सी बेटा यहाँ पर? नोटेड, बाकी को बाहर निकालो। 15 का बताना,
मोहन रिक्वेस्टेड, कैसा रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट तो हेल्प आएगा, हेल्प्स नहीं आएगा। 17 ना बताना, आई ने सजेस्ट किया है, उसके बाद उसने उस काम को फिनिश किया है नहीं किया हमें नहीं पता है। अब मान लो कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है भाई ऐसे करो, कोई करेगा या नहीं करेगा उसकी मर्जी है, हाँ ना? तो हमें यहाँ पर वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी पड़ेगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। 18 का बताना भाई, माई मदर इंसिस्ट, वही आ गया नहीं, दैट माई फादर एक्सरसाइज रेगुलरली। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। मतलब तो देखो बेटा, मेरी मदर ने आग्रह किया, क्या आग्रह किया? कि मेरे फादर डेली क्या करे? एक्सरसाइज करे। अगर सेंटेंस इतना होता नहीं कि माई फादर एक्सरसाइजेज रेगुलरली, तो फैक्ट हो जाता। अगर उसकी मम्मी इंसिस्ट कर रही है, आग्रह कर रही है, उसकी मम्मी आग्रह कर रही है भाई सुबह उठ के पतिदेव क्या करो? एक्सरसाइज करो। वो उसकी माने या ना माने, उसकी मर्जी है भाई, एक्सरसाइज करे वो ना करे। इसकी वाइफ सिर्फ इसको क्या कर सकती है? इंसिस्ट ही तो कर सकती है, आग्रह ही तो कर सकती है। मैं आपको आग्रह कर सकता हूं भाई क्या आग्रह कर सकता हूं? मान लो भाई तुम डेली पढ़ो, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, मैंने आपको आग्रह किया, ठीक है? अब पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे किसकी मर्जी है भाई? आपकी मर्जी है ना? तो यहां पर वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? तो एक्सरसाइज लिखो, एक्सरसाइज मत लिखो। इंटेंशनली का मतलब अलग होता है बेटा, ये अलग होता है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन होता है नाउन, इंटेंशन एडजेक्टिव होता है, इंटेंशनली एडवर्ब होता है। आप इंटेंशनली को बोल सकते हो, सीधे तौर पर यूज कर सकते हो, जैसे ना, वो अलग चीज हो गया बेटा। इंटेंशनली अलग होता है, डिलिबरेटली तो बेटा कॉन्टिन्यूसली होता है। डेरिव इंटेंशनली, सॉरी वहां पर है, ठीक ठीक ठीक, हाँ बोल सकते हो। इंटेंशनली का मतलब होता है डिलिबरेटली, मतलब कोई भी चीज जानबूझ के करना। इंटेंशन बोलते ना, इंटेंशनली मर्डर होता है कई बार लोग इंटेंशनली मर्डर करते हैं जानबूझकर। इंटेंशनली मर्डर तो सुना होगा, इंटेंशनली के साथ मर्डर वर्ड। इंटेंशनली मर्डर का मतलब वही होता है कोई भी चीज कैसे करना, हाँ जानबूझ के, सही बोला आपने। ये और बताना बेटा, इट इज रियल नेसेसरी, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? अगला और बता दो भाई, बस हो गया अपना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डैश, यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा? अभी बताया ना बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट, इनके साथ इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज क्रिटिकल, इनके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है बेटा? बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म है कहीं पर भाई? पैसे, दूसरा पॉइंट देखो बेटा, हमें यहाँ पर एक्टिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए? यू डैश योर मेडिटेशन बाय द क्वालिफाइड नर्स, पैसिव मीनिंग चाहिए एक्टिव? पैसिव मीनिंग चाहिए। इसका बताना बेटा 21 का, ही इज रिकमेंडेड, इसने ही ने रिकमेंड किया है, और जो भी इसके बाद काम होगा हो भी सकता, और हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर क्या लिखना? टेक केयर। इसका बताना भाई 22 का, हर डॉक्टर ऑर्डर्ड हर दैट शी डैश रिकमेंड, क्या लिखोगे? एक तो ऐसे देख सकते हो बेटा, एक ऐसा ऑर्डर है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब दूसरा पॉइंट ये बेटा, डॉक्टर ने ऑर्डर किया हर को, उसने पता नहीं उस बात को माना या फिर नहीं माना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिमेन। 23 द कमांडर ऑर्डर, एक तो ऑर्डर से पता चल गया हमें, बेस फॉर्म आएगी। दूसरा पॉइंट, कमांडर ने ऑर्डर किया कि जो थीफ है वो क्या करे? वो अरेस्ट हो जाए। वो उसकी बात मान भी सकता और नहीं भी मान सकता, पक्का पता नहीं है बेटा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी अरेस्टेड, है नहीं? पैसिव मीनिंग चाहिए नहीं, बी अरेस्टेड, क्योंकि थीफ थोड़ी अरेस्ट करेगा, थीफ को तो अरेस्ट किया जाएगा। 24 इट इज नेसेसरी दैट वी डैश पैक या पैक्ड शैल बी इनफ फूड फॉर द हिकिंग ट्रिप। हिकिंग ट्रिप नहीं होगा पर कुछ और वर्ड लिखा होगा, कुछ नाम लिखा होगा शायद, मेरे ध्यान में नहीं है। हिकिंग नहीं है, आप इसको लिख लो यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर एक वर्ड था मुझे अगर ध्यान में हो। ये लिखा होता हिमाचल ट्रिप। इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी का मतलब होता है बेटा इट इज मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी हो गया बेटा, तो वर्ब की कैसी फॉर्म लिखोगे? बेस फॉर्म। तो पैक लिखो, बाकी उड़ा दो। लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई। द वेटर्स रिकमेंडेशंस वाज दैट सी ऑर्डर द
पैनकेक्स, ये बताओ क्या गया बेटा? क्या बताऊं भाई, पहले आंसर बताओ क्या होता है इसका। ऑर्डर आएगा, बाकी उड़ा दो। पैनकेक्स क्या होता है भाई? पैनकेक्स देखना पड़ेगा, इसका नहीं पता। अलग ही, पैनकेक्स अलग ही होता है। यहाँ तक बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हुई भाई सारी? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस ये बताओ जल्दी से। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसका कभी क्वेश्चन आया कर लोगे? गर्मी कितनी है? पढ़ा। अब देखो यार, क्या दिमाग कैसे चलेगा? मैं आपको यही बोल रहा हूँ नहीं कि काम कैसे चलेगा यार, दिमाग काम बोल रहा हूँ, दिमाग कैसे चलेगा? देखो वही तो बोल रहा हूँ, दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग चल ही नहीं सकता भाई इतनी, एक तो गर्मी है इतनी, है ना, एक तो गर्मी इतनी है। यहाँ तो बताओ भाई, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है नहीं? कभी क्वेश्चन आया कर लोगे? एक तो इस पर क्वेश्चन आएगा भाई नरेशन बेस, ये ध्यान में रखना भाई। एक तो इस पर क्वेश्चन आएगा नरेशन बेस, ये बात ध्यान में रखनी है, इस बात को भूलना नहीं है, ये लिखा हुआ। और एक इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने डिटेल में समझा है, इन बात को ध्यान में रखना है। ऊपर से भाई हमें ये स्पीडली किया भाई प्रैक्टिस, में पहले बोल रहा हूँ, ये हमने जो प्रैक्टिस की है स्पीडली की है, स्पीड में प्रैक्टिस की है, मैं पहले बोल रहा हूँ स्पीडली प्रैक्टिस हुई है अपनी। स्पीडली इसलिए क्योंकि इन क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता था, एक ही आंसर था सबका, एक ही आंसर था, कुछ अलग नहीं था इनमें। और एक बात को बार बार बोलने का कोई फायदा है नहीं, है ना? तो मैंने जो प्रैक्टिस हमने प्रैक्टिस की है, स्पीड में प्रैक्टिस की है। इतना बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? तो 5 सब्जेक्टिव मूड स्टार्ट करना से कल स्टार्ट करें? अभी टाइम कितना हुआ है? अभी है 15 मिनट, तो 15 मिनट में तो खत्म नहीं होगा भाई अपना वो पॉइंट। तो यहाँ तक कोई डाउट हो देखो। देखो भाई, आज की क्लास में हमें डिस्कस किया बेटा मूड, को हो गई है बेटा। एक हरियाणा पेपर में भी क्वेश्चन आता है आपकी बार, पता है आपको? हाँ हाँ, कंसेप्ट वही था, देखो क्वेश्चंस घुमा फिरा कर वही पूछता। देखो मैं दिखा भी देता हूँ, देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, मुझे ध्यान में है, डिलीट कर दिया था मैंने वो, ये रहा, मिल गया क्या? कहाँ हो तुम? चलो पूछ लूँ आपसे क्वेश्चन, बोलो, पूछ लो। ठीक है, ये किसी पेपर में क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, एक बार ये डिस्कस कर लेता हूँ, तब तक इस पे निकालते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, इट इज असेंशनल, उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, दैट सी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो भाई इसके, पहला ऑप्शन है वर वॉज, ये पेपर में क्वेश्चन आया। अगले सेंटेंस इतना लिखा होता बेटा,
अगर ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा होता कि सी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, क्या था? इज आता कि सी इज प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, ठीक है नहीं। लेकिन अगर लिखेंगे इट इज असेंशनल, और असेंशनल का मतलब क्या होता है बेटा? मैंडेटरी। और मैंडेटरी, अगर असेंशनल का मतलब मैंडेटरी होता है और मैंडेटरी का मतलब नेसेसिटी होता है, तो हम इस काम के होने के रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं इस बात की, हम चाहते हैं कि ये काम हो, लेकिन पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, वही कहानी चल रही नहीं, पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि ये हो, लेकिन पता नहीं कल भाई वो प्रेजेंट होंगे मीटिंग में, नहीं होंगे। तो इसको कौन रेफर करेगा? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? क्या था? किसकी जगह भी आता? ऑप्शन ए में वर्क की जगह विल आता, सिर्फ विल। आप मेरी बात नहीं समझ पाए। आप ये बोल रहे हो कि सर यहाँ पर हम वर्क की जगह विल लिख देते तो? अच्छा अच्छा, सी विल प्रेजेंट नहीं होता, सी विल भी प्रेजेंट होता। हाँ तो विल बी लिखा होता फिर। हाँ सही होता बेटा फिर। नहीं, सी विल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो, ये भी सही बेटा, इज भी सही है। देखो ये बात हमें कभी डिस्कस किया कि सी इज प्रेजेंट, सी ये फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रेजेंट टेंस लिखते हैं कई बार। फैक्ट के लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दोनों आंसर नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। हाँ काम चलाने के लिए नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर दोनों ऑप्शन में होते हैं, हम किसको रिकमेंड करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है एक बार बात बताना। हाँ फिर ऐसा करना पड़ता बेटा कि टुमारो यहाँ पर टाइम फ्यूचर का हो जाता। किसका? अच्छा ये पूछ रहे हो क्या? फिर यहाँ पर विल भी आंसर हो जाता। फिलहाल तो इसके अकॉर्डिंग तो ही जाएगा नहीं, नहीं टुमारो लिखें तो टुमारो टाइम कहाँ का है? फ्यूचर का है। कई बार बात नहीं समझ में आती भाई, लेट प्रोसीजर करता काम, फिर वहाँ पर विल भी आता। अच्छा ये पूछ रहे हो क्या? अच्छा ये ध्यान में नहीं आया, समझ में बात समझ में आएगी नहीं आई? ये पेपर में क्वेश्चन है। पेपर में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आज तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे भाई, तो आज इतना ही रखें। आज इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आपसे कल। और ये आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है बेटा, विद प्रैक्टिस है। पास्ट सब्जेक्टिव मूड हाँ हो जाएगा, वो आधा पौना घंटा टाइम लगेगा, 1 घंटा तो लगेगा, 1 घंटा तो लगेगा। लास्ट के घंटा प्रैक्टिस कितना, फिर क्या लेगा? एक काम कर लेते हैं, कल वाली क्लास में जो अपने मैंने आपको टेंस के वो दिए ना, क्या नाम है, प्रैक्टिस शीट दी है, वो करवा दूं? ठीक है नहीं, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बाद में मैं टेंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा उस सीट से, ठीक है नहीं। चलिए आपकी बात मैंने मान ली भाई, मैंने स्पीडली पढ़ाए इसलिए मैं एक बार फिर बोल देता हूँ ऑनलाइन वाले बालक को भाई, क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर सारे एक ही थे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही थे, इसलिए मैंने इनको स्पीडली पढ़ाया है, और कोई दूसरा रीजन नहीं था। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा जो समझ में नहीं आई होगी। जो मैंने आराम से बातें पढ़ाई बेटा ये है, ये पढ़ाने वाली बातें थी आराम से, है ना? कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छी चीज़ है। अब उसको हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया स्पीडली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए हम इतना मिलते हैं भाई, सभी बालकों ने मेरी तरफ से गुड नाइट और भारत माता की जय।